इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों एहसास करने वाले दिलों और गौर व फिक्र करने वाले दिमागों को अस्सलामु अलैकुम। आप सबको एक मर्तबा फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में खुश आमदीद। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पार्ट नंबर 3 के साथ दोबारा हाज़िर हुए हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आज हम ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक सिस्टम और डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ओरिएंटेशन इन द रिएक्टिविटी ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक सिस्टम के हवाले से थोड़ा सा तारुफ आपको करवा चुके हैं। जिन लोगों ने हमारा वो लेक्चर नहीं सुना, हमारा इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, फिर आपको आज वाले लेक्चर की ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। और हमारे केमिस्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और प्रेस भी कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें। अच्छा जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक सिस्टम के अंदर हम ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी के हवाले से बात डिस्कस कर चुके हैं। आज जस्ट हम एग्जांपल के साथ बातों को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ एरोमेटिक सिस्टम पे, जैसे हम सिंपलेस्ट एग्जांपल बेंजीन की ले लेते हैं, क्यों तो फिर नया आने वाला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे जाएगा। हम इससे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट्स का तारुफ करवा चुके हैं कि डीएक्टिवेटर्स और एक्टिवेटर सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स और वीक एक्टिवेटर, मॉडरेटली एक्टिवेटर ग्रुप्स, इसी तरह स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटर, मॉडरेटली डीएक्टिवेटर्स और वीकली डीएक्टिवेटर ग्रुप का तारुफ करवा चुके हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इनके ऊपर रिएक्शन करवाएंगे कि जैसे हमारा पहला कंपाउंड है एनीसोल। मिथॉक्सी ग्रुप जो है ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ग्रुप में से है और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब हम इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे तो डेफिनेटली आर्थो पोजीशन पे भी नाइट्रेशन होगी और पैरा पोजीशन पे भी नाइट्रेशन होगी, लेकिन पैरा पोजीशन पे 60% यील्ड आएगी और आर्थो वाली 40 आएगी। आर्थो पे एक फैक्टर स्टीरिक हिंड्रेंस का भी हो सकता है, जिसकी वजह से आर्थो वाली यील्ड कम हो गई है। ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल में अगर आप देखें एसीटोफिनोन की अगर ब्रोमिनेशन करवाएं तो सिर्फ हमारे पास मेटा वाली प्रोडक्ट 72% मिलती है, यानी मेजर प्रोडक्ट 72 के अलावा बाकी कहाँ पे गई जो नहीं लिखी गई, वो आर्थो और पैरा वाली हो सकती है कुछ परसेंटेजेस। हम मेजर परसेंटेजेस पे फोकस करते हैं और अपने कंसेप्ट जो है ओरिएंटेशन और एक्टिविटी वाले उस मेजर के हवाले से ही समझा रहे होते हैं आपको। ठीक है जी। तो एसिटाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जो होते हैं डीएक्टिवेटर्स होते हैं, जो है डीएक्टिवेटर्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो इसलिए मेटा पोजीशन पे जो यील्ड आएगी वो हाईएस्ट परसेंटेज वाली आएगी। सिमिलरली हमारे पास जो है जो ग्रुप है वो अमाइड ग्रुप है। ये वाला अमाइड फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ हो तो वैसे अगर ये कार्बोनिल ग्रुप ना हो, NH2 हो या सब अल्काइलेटेड नाइट्रोजन हो यहाँ पे, तो वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। अगर इसके साथ कार्बोनिल लगा दें नाइट्रोजन के साथ तो ये पूरे का पूरा ग्रुप मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग हो या मॉडरेटली हो तब भी वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं। तो एक प्रोडक्ट आर्थो वाली आपको यहाँ मिलेगी और एक प्रोडक्ट आपको पैरा वाली बनेगी। इसकी रीज़न ये है कि नाइट्रोजन पे लगा हुआ लॉन पेयर है
वो ना सिर्फ बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है बल्कि इस कार्बोनिल के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से इस ग्रुप की एक्टिवेटिंग पावर कंपैरेटिवली NH2 के और सब्स्टिट्यूटेड NR2 या NRH के मुकाबले में कम हो जाती है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल के कंसेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन करवानी हो तो नाइट्रो ग्रुप के बारे में हमने बताया था, ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है नाइट्रो ग्रुप। अगर हम इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे और हीट करवाएंगे इसको साथ में, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर आप जानते हैं कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है और उसके यहाँ पे हीट तकरीबन राउंड अबाउट 100 सेल्सियस तक हीट देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हमें मेटा ही मिलेगी क्योंकि नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, और 6% और 1% जो है इसमें एक आर्थो वाली भी मिल सकती है और पैरा वाली भी मिल सकती है। हमने अभी पहले भी आपको कंसेप्ट दिया कि हम ज़्यादातर जो बात अपने कंसेप्ट की डिस्कस कर रहे होते हैं आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग की, वो मेजर प्रोडक्ट के हवाले से बात डिस्कस करते हैं, माइनर के हवाले से बात डिस्कस नहीं करते कि आर्थो वाली क्यों बनी 6%, 1% पैरा वाली क्यों बनी। इनकी रीजंस नहीं डिस्कस की जाती हैं, रीज़न मेटा वाले की ज़्यादातर डिस्कस की जाती हैं। और आपको बुक्स में ये जितनी भी बुक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ेंगे उनमें आपको इसी की ही रीज़न मिलेंगी। अच्छा जी, टॉलिन में मिथाइल भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये मॉडरेट से भी नीचे वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है क्योंकि मिथाइल ग्रुप के पास लोन पेयर नहीं है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। तो अगर इसके हम नाइट्रेशन करवाएंगे तो आपको वही मिलेगा कि 57% आर्थो प्रोडक्ट मिलेगी और 37% पैरा प्रोडक्ट मिलेगी, और थोड़ी सी प्रोडक्ट आपको 5% तक मेटा वाली मिल रही होती है। तो आर्थो वाली और पैरा वाली ज़्यादा है क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है जी, चलें जी हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप हो, जैसे फिनोल है, तो OH स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए स्ट्रांगली जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनके लिए जो कंडीशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रिक्वायर्ड नहीं होती, माइल्ड कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। जस्ट 20% नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करें विदाउट यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे आमतौर पे जैसे टॉलिन की नाइट्रेशन करवानी हो, बेंजीन की करवानी हो, तो हमें ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी होता है। लेकिन अगर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो जैसे कि OH है, तो उसके लिए फिर हमें माइल्ड सी कंडीशन देनी पड़ेगी। तो एक आर्थो वाली प्रोडक्ट मिल जाएगी और पैरा वाली मिल जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि एक ही मालिक्यूल पे दोनों आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन कवर हो जाएं, या फिर सिर्फ एक ही मालिक्यूल पे एक आर्थो और पैरा कवर हो जाए, तो आप कंडीशन थोड़ी सी ड्रास्टिक करनी पड़ती हैं। जैसे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करें और टम्परेचर थोड़ा सा हीट करें आप इसको 70 to 80 सेल्सियस तक, तो एक ही मालिक्यूल पे आपको आर्थो वाली प्रोडक्ट मिलेगी, मेटा वाली पैरा वाली मिलेगी, सॉरी। अगर आप थोड़ा सा और इसको हीट करें तकरीबन राउंड अबाउट 100 सेल्सियस के करीब, तो आपको एक ही मालिक्यूल पे दोनों आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगी। इसको हम आमतौर पे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, एक्सप्लोसिव्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है पिक्रिक एसिड। अच्छा जी, नेक्स्ट एनिलीन में थोड़ा सा केस डिफरेंट आ जाता है कि एनिलीन भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसके अंदर पैरा वाली प्रोडक्ट 57% होती है और आर्थो वाली 2% और मेटा वाली 57% होती है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर वैसे ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड 288 केल्विन पे, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि NH2 ग्रुप जो है ये बेसिक करेक्टर रखता है, और आप एसिडिक कंडीशन में इसे इस्तेमाल करवाएंगे तो क्या होता है, नीचे हमने रीज़न दी हुई है कि इस एसिड में से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट भी कर लेता है NH2, जिसकी वजह से NH3 पॉजिटिव बन जाता है। तो NH3 पॉजिटिव बनने की वजह से क्या होता है कि NH3 जो पॉजिटिव है ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बन जाता है, जिसकी वजह से फिर 47% मेटा वाली प्रोडक्ट भी आपको मिल रही होती है। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ी सी रीज़न फिनोल के मुकाबले में चेंज होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि NH2 ग्रुप बेसिक करैक्टर रखता है और OH ग्रुप अगर फिनोलिक ग्रुप हो तो वो एसिडिक करैक्टर रखता है। तो एसिडिक में
कंडीशन में अगर फिनोल को इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ कोई OH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा एसिड, तो यहाँ पे एसिड जो है वो NH2 के साथ रिएक्शन करता है और उसको प्रोटोनेट कर देता है, जिसकी वजह से डोनेटिंग के बजाय विद ड्राइंग इफेक्ट भी शो होना शुरू हो जाता है, जिसको हम एनिलीनियम आयन कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम थोड़ा सा नेफ्थलीन के हवाले से बात करेंगे पॉली एरोमेटिक सिस्टम की कैटेगरी के अंदर, कि नेफ्थलीन की ब्रोमिनेशन हम करवाते हैं। तो माइल्ड कंडीशन में करवाई हमने पहले भी देखी, Br2 FeCl FeBr3 की मौजूदगी में, तो अल्फ़ा ब्रोमो नेफ्थलीन हमने लिया था। अगर आप CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन इस्तेमाल करवाएं -30 पे, तो डबल सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। यहाँ पे डबल, पहले नेफ्थलीन के जिस एरोमेटिक रिंग पे ब्रोमीन लगा होता है उसी की पैरा पोजीशन पे दूसरा ब्रोमीन लग जाता है। इसी तरह अगर आप कंडीशन चेंज करेंगे तो यानी ब्रोमीन इस्तेमाल करेंगे HNu लाइट की मौजूदगी में या UV लाइट इस्तेमाल करेंगे, सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड और 77 सेल्सियस, तो फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो 1,5 डाई ब्रोमो नेफ्थलीन बनेगा। ये 1 पोजीशन है और ये 5 पोजीशन है, ठीक है जी। तो यहाँ 80% तक प्रोडक्ट आपको ये वाली मिलेगी और तकरीबन 40% वाली प्रोडक्ट जो है 1,8 वाली मिल सकती है। अच्छा जी, इसी तरह अगर अल्फ़ा नाइट्रो नेफ्थलीन की नाइट्रेशन करवाएं तो 40% आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो मिलती है 1,5 डाई नाइट्रो नेफ्थलीन, और 60% आपको प्रोडक्ट मिलती है यहाँ पे 1,8 डाई नाइट्रो नेफ्थलीन, ठीक है जी। ये वाली पोजीशन अगर यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 और 5, ये 5 पोजीशन है, 1 और 5 डाई नाइट्रो नेफ्थलीन है। अगर यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 1,8 डाई नाइट्रो नेफ्थलीन है। अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, इससे पहले हम लेक्चर में समझा चुके हैं इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको समझ आ जाएगी कि 1 पे 5 पे और 8 पे सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है यहाँ पे, ठीक है जी। इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, फिर वहाँ पे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें क्या क्या कह रहा है जी, नाइट्रेशन ऑफ 1 नेफ्थलीन नाइट्रोनेफ्थलीन मिक्स्ड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड यील्ड मिक्सचर ऑफ 1,5 और 1,8 आइसोमर 3,5 एंड 6,5 रेशो के अंदर। 40 और 60 भी कहीं पे लिखा हुआ, कहीं पे 35 65 रेशो भी लिखी हुई है। यहाँ पे कहता है ये रेशो आप चेंज कर सकते हैं कंडीशन चेंज करने से भी। और जो हमें मार्केट के अंदर डाई नाइट्रो नेफ्थलीन मिलता है वो दोनों का ही मिक्सचर होता है, 1,5 का और 1,8 का मिक्सचर होता है। इसी तरह हमने आपको नेफ्थलीन की सल्फोनेशन भी पढ़ाई थी। सल्फोनेशन के अंदर अल्फ़ा पोजीशन पे भी सल्फोनेशन होती है और बीटा पोजीशन पे भी होती है, लेकिन बीटा पोजीशन पे जो सल्फोनेशन होती है वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल होती है, इसलिए दोनों की अलग अलग नाइट्रेशन अगर हम पढ़ें तो इसमें भी वही केस है कि 5 पोजीशन पे नाइट्रेशन भी हो सकती है और 8 पे भी हो सकती है। इसी तरह अगर आप बीटा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड की नाइट्रेशन पढ़े उसमें भी सेम यही केस है कि 1 पोजीशन पे 5 पोजीशन पे और 8 पोजीशन पे ही नाइट्रेशन होती है, ठीक है जी। यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों में सेम पोजीशन पे ही नाइट्रेशन होती है, वह 5 पोजीशन पे और 8 पोजीशन पे, ठीक है जी। यहाँ तक आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक सिस्टम के अंदर ओरिएंटेशन और एक्टिविटी के हवाले से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक सिस्टम के हवाले से, कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट लाना हो तो फिर क्या सूरत हाल होगी, फिर इसमें कौन से कंसेप्ट अप्लाई होंगे। अच्छा जी, इसके हवाले से हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक सिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, कि 2 हिस्सों में इस तरह डिवाइड कर लिया है कि 2 सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पे जो लगे हो सकते हैं वो हो सकता है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हों, रीइंफोर्स कर रहे हो सकता है वो कोऑपरेट ना कर रहे हो, उसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। और जो रीइंफोर्स कर रहे होते हैं उन्हें हम कोऑपरेटिव या रीइंफोर्सिंग ग्रुप कहते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। डी साइन फार है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए और डब्ल्यू साइन है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग के लिए। अगर दोनों आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों तो ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते, ये नॉन कोऑपरेटिव ग्रुप हैं। क्यों नॉन कोऑपरेटिव ग्रुप हैं? वो इस वजह से कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहता है कि मेरे लिहाज से आर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो और मेरे लिहाज से पैरा पे हो,
लेकिन अगर इस ग्रुप की मान ली जाए कि इसके लिहाज से आर्थो पे होगी तो इसके लिहाज से ये पोजीशन मेटा बनती है। ठीक है जी, अगर इसके लिहाज से अगर हम यहाँ पे पैरा पे सब्स्टिट्यूशन करवाएं तो लेकिन इसके लिहाज से तो मेटा पे बनती है ना। तो एक ग्रुप तो कोऑपरेट कर रहा है, एक ग्रुप तो चाहता है आर्थो और पैरा पे जाए, लेकिन दूसरा ग्रुप कहता है जी मेरे लिहाज से तो वो मेटा पोजीशन है, मैं किस तरह आपको फोर्स करूं या मैं किस तरह आपके साथ कोऑपरेट करूं। तो इस वजह से इनको अपना इंडिविजुअली अपना इफेक्ट यहाँ पे शो करना पड़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेट नहीं करते। इसी तरह दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे हों तब भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते, बल्कि अपना इंडिविजुअल इफेक्ट शो करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डी है, तो इसके अगर ये तीसरा सब्स्टिट्यूएंट लाना चाह रहा है तो इसके लिहाज से आर्थो पे आना चाहिए, लेकिन इसके लिहाज से तो ये मेटा बन रही है ना। तो ये अपने लिहाज से आर्थो पे लाने की कोशिश करेगा, ये अपने लिहाज से आर्थो पे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन इनमें से जो ताकतवर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा उसी के ही मानी जाएगी, उसी की ही चलेगी फिर। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अगर मेटा पोजिशन पे दो ग्रुप लगे हों लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, विदड्राइंग ग्रुप लगा हो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्राइंग ग्रुप लगे होते हैं तो हमेशा जो बात जो मानी जाती है वो डोनेटिंग की मानी जाती है, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर जाता है। तो इस वजह से इसी के लिहाज से अगर ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती है आर्थो पे, तो इसके लिहाज से विदड्राइंग के लिहाज से तो पैरा बनेगी। तो इसका मतलब है कि विदड्राइंग ग्रुप तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा लेकिन डोनेटिंग ग्रुप सेटिस्फाई हो रहा है, तो विदड्राइंग ग्रुप इसके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। सिमिलरली दोनों इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप भी अगर आर्थो पे हों, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप पैरा पे हों, तो ये भी अपना इंडिविजुअल इफेक्ट शो करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते। अच्छा, कोऑपरेट कैसे करने वाले ग्रुप और कैसे होने चाहिए और किस पोजीशन पे होने चाहिए? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं, सपोज करें कि ये इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ के लिहाज से आने वाला सब्स्टिट्यूएंट इस आर्थो पोजीशन पे आता है, तो जिसकी वजह से ये भी इसके साथ कोऑपरेशन कर रहा होता है, क्योंकि ये पोजीशन इसके लिहाज से तो आर्थो बन रही है लेकिन इसके लिहाज से तो पैरा बन रही है ना। तो दोनों ग्रुप ही सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आना चाह रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिहाज से ये पोजीशन आर्थो बनती है, लेकिन इसके लिहाज से ये पोजीशन पैरा बनती है। तो इसका मतलब दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, तो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है अगर स्टीरिक हिंड्रेंस ना हो। ठीक है जी। इसी तरह विदड्राइंग ग्रुप भी अगर मेटा पोजीशन पे एक दूसरे के साथ मेटा पोजीशन पे हो तो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट भी यहाँ पे मेटा ही पे ही आएगा इनके लिहाज से। तो ये पोजीशन जो है जहाँ पे आएगा तो ये पोजीशन इसके लिहाज से भी मेटा बनती है और इसके लिहाज से भी मेटा बनती है। सिमिलरली अगर आर्थो पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्राइंग हो, ये भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्राइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे हो तो ये भी दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। रीइंफोर्सिंग इफेक्ट है, इसको हम समझेंगे अब कुछ एग्जाम्पल के साथ। अच्छा जी, जैसे कि बेंजीन के ऊपर पैरा पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक क्लोरीन लगा हुआ है। अब मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन क्लोरीन का थोड़ा सा केस उलट है कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर हम नाइट्रेशन करवाएंगे तो एक मिथाइल के लिहाज से नाइट्रेशन हो जाएगी, एक क्लोरीन के साथ लिहाज से नाइट्रेशन हो जाएगी। दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, हम पिछले पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिहाज से पैरा पोजीशन पे हों तो एक दूसरे नॉन कोऑपरेटिव होते हैं। तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के लिहाज से नॉन कोऑपरेटिव हैं, तो ये अपना इंडिविजुअल इफेक्ट शो करेगा, ये अपना ये इंडिविजुअल इफेक्ट शो करेगा। यानी ये मिथाइल ग्रुप के लिहाज से अलग आर्थो वाली प्रोडक्ट बनेगी और क्लोरीन के लिहाज से अलग आर्थो वाली प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन मिथाइल एक्टिवेटिंग भी है, आर्थो पैराडायरेक्टिंग भी है, तो इसकी वजह से प्रोडक्ट ज़रा ज़्यादा परसेंटेज में बनेगी और क्लोरीन की वजह से प्रोडक्ट कम परसेंटेज में बनेगी। ठीक है जी। अब कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे दो क्लोरीन है एक दूसरे के साथ आर्थो पोजीशन पे हैं, तो इसमें से एक क्लोरीन के लिहाज से सल्फोनेशन जो है वो पैरा पोजीशन पे हो रही है, लेकिन दूसरे के लिहाज से जो है वो हो रही है मेटा पोजीशन पे। तो इसका मतलब ये कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं लेकिन डीएक्टिवेटिंग है, तो एक ग्रुप तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन दूसरा ग्रुप सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता। तो
तो अगर इस मिथाइल, जिस तरह नेक्स्ट है मिथाइल और क्लोरीन दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो इसमें क्लोरीन के लिहाज से पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है, लेकिन मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि मिथाइल के ग्रुप के लिहाज से तो ये पोजीशन मेटा बन रही है, आर्थो नहीं, ना आर्थो बन रही है ना पैरा बन रही है। अच्छा जी, अगर दोनों ग्रुप ही अल्काइल ग्रुप हों, पैरा पोजीशन पे लगे हुए हों, तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है, क्लोरीनेशन जो है वो मिथाइल के लिहाज से हो रही है। वजह यह है कि जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है थोड़ा सा स्टीरिक हिंड्रेंस काज करता है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से इसके लिहाज से पैरा आर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही, बल्कि मिथाइल ग्रुप के लिहाज से आर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है। यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस वाला भी केस आ जाता है। इसी तरह OH है और टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है, और OH डेफिनेटली स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अगर एक वीक हो एक स्ट्रांग हो तो स्ट्रॉन्ग की ही चलती है, तो OH के लिहाज से ही सब्स्टिट्यूशन होगी। आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है अल्कीन जो है वो अल्काइल ग्रुप की सूरत में आ सकता है। ये हमने पहले भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में बताया था कि अल्काइल ग्रुप का सोर्स अल्कीन भी हो सकते हैं अगर आप HCl डालें इसमें और एल्यूमिनियम क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करें। इसी तरह ये मिथाइल है और ये एन एंड डाई मिथाइल ग्रुप, दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो नाइट्रोजन जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, तो चलेगी किसी की। मिथाइल तो बहुत वीक है तो नाइट्रोजन की चलेगी, तो नाइट्रोजन के लिहाज से ही आर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगी, पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ही कवर्ड है। ठीक है जी, अगर हम थोड़ी सिचुएशन चेंज करें, या एस्टिक एसिड की मौजूदगी में ऐसा होता है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर कहता है जी ये ड्रास्टिक कंडीशन की वजह से फिर नाइट्रो ग्रुप जो है वो मिथाइल के लिहाज से आर्थो पे जा सकता है। ठीक है जी, इसी तरह मिथाइल और नाइट्रोजन, मिथाइल और नाइट्रोजन, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये एक्टिवेटर है, नाइट्रोजन डीएक्टिवेटर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रीइंफोर्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो ग्रुप है वो जिस पोजीशन पे लगा है आके, तो मिथाइल के लिहाज से तो आर्थो पे आ रहा है तो आर्थो पे ही आना चाहिए, लेकिन नाइट्रो के लिहाज से ना मेटा पे आ रहा है तो मेटा पे ही आया हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों ग्रुप मिथाइल और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप हैं, मिथॉक्सी और इसके साथ इसमें एनिलाइड ग्रुप है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं नाइट्रेशन के अंदर, कि जहाँ पे ग्रुप नाइट्रेशन हुई है जिस पोजीशन पे, तो ये पोजीशन मिथॉक्सी के लिहाज से मेटा बन रही है, लेकिन जो एसिड एनालाइड ग्रुप है इसके लिहाज से ये पैरा बन रही है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स नहीं कर रहे, एक दूसरे को के साथ नॉन कोऑपरेटिव हैं, तो एक तो सेटिस्फाई हो रहा है ग्रुप लेकिन दूसरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा इसके अंदर। नेक्स्ट भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जो ग्रीन साइन है वो इसके शो करेंगी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए ये साइन है। जैसे मिथाइल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसके लिहाज से आर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट बननी चाहिए, जहाँ और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। जिस पोजीशन पे क्लोरीनेशन हुई है इसमें देख लें कि कार्बोक्सिलिक के लिहाज से ये मेटा पोजीशन बनती है और इथाइल के लिहाज से ये पैरा पोजीशन बनती है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ग्रुप ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इसका दोनों ग्रुप एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे। सिमिलरली नीचे भी आप एग्जांपल देख लें, एक थोड़ा सा एक मिथाइल है पैरा पोजीशन पे, एक मिथॉक्सी है, मिथाइल और मिथॉक्सी, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, लेकिन पावरफुल कौन सा है वो मिथॉक्सी है, तो इसी की ही चलेगी। अगर आप इस पे साइल ग्रुप लाना चाहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट साइलेशन करवाना चाहते हैं, तो मिथॉक्सी ग्रुप के साथ के लिहाज से साइलेशन होनी चाहिए, मिथाइल के लिहाज से भी होगी लेकिन उसकी परसेंटेज कम आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है और ये वाला फिनोलिक ग्रुप है। OH ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिहाज से इसके लिहाज से आर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए और इसी के लिहाज से पैरा पे होनी चाहिए।
क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो विदड्राइंग भी हो तो डोमिनेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, उसी का ही हुक्म चलता है, उसी के लिहाज से ही सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है। तो आप प्रोडक्ट भी देख लें कि यहाँ पे ओ एच के लिहाज से एक आर्थो वाली पैरा वाली प्रोडक्ट बनी है और ओ एच के लिहाज से एक जो है वो आर्थो वाली प्रोडक्ट बनी है। इस पोजीशन पे भी हो सकता है, इन बिटवीन दो ग्रुप के दरमियान में भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती थी, लेकिन स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये प्रोडक्ट नहीं बनती। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके लिए यही क्वेश्चन है कि नाइट्रो ग्रुप और क्लोरीन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विद दोनों ग्रुप ऐसे हैं कि नाइट्रोजन जो है नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है लेकिन डीएक्टिवेटर है। ये पहली दो प्रोडक्ट्स बनती हैं, लेकिन पहली वाली प्रोडक्ट कहते हैं जी मेजर है, ये माइनर है, और ये वाली प्रोडक्ट्स को हमें सर्कल में किया हुआ है, ये नहीं बनती एट ऑल। आपने इसका आंसर हमें देना है कि ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बनती, और ये मेजर है तो क्यों है, और ये वाली प्रोडक्ट माइनर है तो क्यों है। हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। नेक्स्ट हम आपके सामने एरोमेटिक रिएक्शंस के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।